सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग ऐसे भी वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब सेक्शन में आप लोगों को अब तक ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया गया और मेन वर्ब के बारे में बताया गया। अब प्रीवियस क्लासेस को जो है ना प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। जो प्रीवियस हमारा वीडियो है वहां पे आप देख लीजिए, जहां से आपको वर्ब से संबंधित सारी बातों की जानकारी हो जाएगी। हमने अब तक पढ़ा कि वर्ब के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं फाइनाइट वर्ब के, जहां ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के रूप में, जिसका हम अध्ययन करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, हमने प्रयोग, यूज एंड फंक्शन को भली भांति अध्ययन कर लिया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आपके लास्ट क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में हमने एक मॉडल्स का जो है ना सटीक यूजेज किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड वर्ब फॉर्म। हम उसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा देखा। अभी जो हम देख रहे हैं ऑक्सिलरी का थर्ड काइंड सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप यहां जानेंगे कि सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं और इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है। तो क्लास को शुरू किया जाए। आप ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को जो है ना गौर से समझेंगे। सारी बातें एक दिन में एक क्लास में समझ में आ जाएगा। सो लुक हियर, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। उस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। नीड, तथा देयर को सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में दो वर्ब को रखा जाता है, नीड और डेयर को। वजह क्या है कि हम इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। पॉइंट 2 पे ध्यान देंगे आप। इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में मेन वर्ब तथा मॉडल्स दोनों के रूप में होता है। किसी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग जो है ना मेन वर्ब और मॉडल्स दोनों के रूप में होता है, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब और मॉडल्स, ध्यान देंगे आप। हम लोग मेन वर्ब को भी पढ़ चुके हैं, जो मुख्य कार्य का बोध कराता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। हमने मॉडल के बारे में भी पढ़ा है। मॉडल एक ऐसा वर्ब है जिसका कोई एस या आईएनजी फॉर्म नहीं होता है और इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के भांति काम करता है। इन द सेम वे आपने दोनों वर्ब को बारी बारी से देखा है। जिस समय हम टेंस का अध्ययन कर रहे थे वहां मेन वर्ब के बारे में हम बातें किए थे। मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कभी ऑक्सिलरी नहीं बनते। मॉडल एक ऐसा वर्ब है जो कभी मेन वर्ब नहीं बनता। ठीक उसी तरीके से यहाँ दो वर्ब को हमने देखा, नीड और डेयर को। इनके साथ ये दोनों वर्ब के नियम जो है ना लागू होते हैं। ये दोनों आपके टोटल वर्ब सेक्शन में, ये दोनों ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग एज अ मेन वर्ब कर लेते हैं और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी, नॉट प्राइमरी एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह नहीं, या तो मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी की तरह उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग दोनों वर्ब के अनुसार होता है, तरह होता है, अतः इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो इन दोनों वर्ब की विशेषताएं क्या हैं? अब तक आपने इन दोनों वर्ब के बारे में क्या पढ़ा है, उन चीजों को एक अंतर वाइज आप यहाँ पे देखेंगे, जहां हम नीड और डेयर से संबंधित बात करेंगे। नोट पॉइंट के अंतर्गत आप इस बात को समझ लीजिए। एज ए मेन वर्ब, एज ए मॉडल्स, यानी जब ये मेन वर्ब के
रूप में यूज होते हैं और जब ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं तो क्या क्या सिस्टम होता है। फर्स्ट पॉइंट को देखिएगा, इनका 5 फॉर्म्स होता है। ये नीड और डियर है, एज अ मेन वर्ब 5 तरीके से यूज किए जाते हैं। अर्थात यह जो नीड है, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। डियर है, डियर, डियर्ड, डियर्ड, डियरिंग, डियर्स। यानी नीड और डियर जो है ना एज अ मेन वर्ब इनके 5 फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके बाद हमेशा 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है। जब नीड और डियर के बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करना हो तो उसके बनावट 2 प्लस V1 के रूप में होता है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग इनके पहले होता है। जब नेगेटिव सेंटेंस में इसका एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो नॉट का प्रयोग इनके पहले करेंगे, क्योंकि इनके साथ किसी न किसी अन्य एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे तो इनका प्रयोग जो है ना सब्जेक्ट के बाद हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू टेंस इनका प्रयोग सभी यानी किसी भी टेंस में होता है। ये मेजर 5 पॉइंट्स है जो मेन वर्ब के लिए वैलिड होते हैं। किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है। अगर किसी मेन वर्ब के बाद किसी अन्य वर्ब का प्रयोग करना हो तो वो 2 प्लस V1 के रूप में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहता है और मेन वर्ब का प्रयोग सभी टेंस में होता है। इट मींस सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर, यानी ऑल टोटल जो 12 काइंड्स होंगे टेंस का, वहां पे हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे, नीड और डेयर का, तो ये टोटल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए यूज करेंगे। अब कुछ बातें आप मॉडल एक्जुलरी के बारे में भी जान चुके हैं। अब इन्हीं चीजों को आप यहाँ देखिए कि जब नीड और डियर दोनों का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल चूंकि दोनों के रूप में होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी भी रूल्स को फॉलो करेंगे। जब नीड या डियर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू मॉडल्स करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ आप नोट कीजिएगा, इनका कोई अन्य फॉर्म नहीं होता है। मॉडल के रूप में आप इसके फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस रूप में है उसी रूप में इसे यूज किया जाता है। दूसरा बात यहां पे देखिएगा, इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है।
जैसे आपने मॉडल एक्जुलियरी को जिस समय पढ़े थे, आपको बताया गया था कि प्रत्येक मॉडल एक्जुलियरी के बाद जो है ना V1 का प्रयोग होता है। ठीक उसी तरीके से जब भी आप नीड और डियर का प्रयोग एज अ मॉडल कीजिएगा, इनके बाद हमेशा V1 का प्रयोग कीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग इनके बाद होता है। और जब नेगेटिव सेंटेंस में आप आएंगे तो नॉट का प्रयोग जो है ना नीड के बाद और डेयर के बाद करेंगे। जैसे आपने मॉडल में कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड के बाद आपने नॉट का प्रयोग किया, क्योंकि यह जब एक्जुलियरी की तरह यूज करेंगे आप, तो नॉट का प्रयोग इनके बाद किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। सब पॉइंट से आप तुलना करते चलेंगे तो जस्ट इसके ऑपोजिट आपको मिलेगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मेन वर्ब के रूप में इसका 5 रूप होता है, 5 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे इसका कोई अन्य फॉर्म नहीं होता। मेन वर्ब के रूप में जब इनके बाद कोई वर्ब यूज करता आता है तो वो 2+V1 के रूप में रहते हैं, फुल इंफिनिटिव वर्ब के रूप में रहते हैं। लेकिन इनके बाद जब कोई मेन वर्ब यूज होता है तो वह बेयर इंफिनिटिव के रूप में रहते हैं, तो विदाउट टू यहाँ वर्ब का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग इनके बाद होता है, और यहाँ जब मॉडल की तरह यूज करेंगे तो नॉट का प्रयोग जस्ट इनके नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग जो है ना इनके पहले होता है, और मॉडल के रूप में जब यूज करेंगे तो जस्ट इनके बाद होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड और डियर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता है, जबकि एज अ मॉडल सब्जेक्ट के पहले होता है। अब इस पॉइंट को देखिएगा, इनका प्रयोग सभी टेंस में होता है। इसे हम यहां नोट कर लेते हैं। इनका प्रयोग केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। हालांकि एज अ मॉडल नीड और डेयर का प्रयोग मात्र एक ही टेंस में होता है, और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिर्फ इतना ही के चलते हम लोग इन्हें सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग 2 तरीके से होता है। कैसे होता है आप इसे नोट कर लीजिए। इन चीजों को हम एग्जाम्पल के तौर पे बारी बारी से नीड और डेयर के यूज के अनुसार समझ लेते हैं। ओके, राइट डाउन। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। नीड और डेयर को जो है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, और इसका प्रयोग जो है ना मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है, वो जो 5 पॉइंट्स आपको लिखाए गए हैं, उस 5 पॉइंट को जो है ना हमेशा याद करेंगे, उसी के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। कैसे, तब पर्टिकुलरली आप एक एक मॉडल के यूज को यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहला हम नीड के बारे में जान लें। मतलब होता है आवश्यक होना। वो कोई भी कार्य जो हमारे और आपके लिए आवश्यक हो, उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए नीड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल रखते हैं, राम को बाहर जाने की आवश्यकता
आवश्यकता है। राम को बाहर जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि ये कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। आप पहले मेन वर्ब की तरह बना लीजिए। सब्जेक्ट मेन वर्ब 5, चूंकि राम के साथ भी 5 का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ नीड का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो नीड के ही फॉर्म को चेंज करेंगे, राम नीड्स। और इसके बाद जो एक्शन यूज होता है वो 2 + V1 के रूप में रहता है। राम नीड्स टू गो आउट। क्योंकि इस बार आप जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको मॉडल के तरीके से भी बना सकते हैं। राम नीड। अब यहाँ इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि एज अ मॉडल इसके अन्य कोई फॉर्म नहीं होते हैं। और इसके बाद सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे, आउट। राम नीड गो आउट। बोलिए, एनी डाउट? अगर कोई अन्य सब्जेक्ट ले लीजिए जिसके साथ V1 का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है, जैसे मुझे बाहर जाने की आवश्यकता है, आई नीड टू गो आउट या आई नीड गो आउट। दोनों में किसी भी तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा वो भी बातें हम आपको बताएंगे, जहाँ बड़ी आसानी से समझेंगे कि कब इसके बाद हम 2 + V1 का प्रयोग करते हैं और कब V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आया? हालांकि यह घटना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। टेंस बदल के देख लेते हैं। सेम सेंटेंस को यहां आप देखिएगा। राम को बाहर जाने की आवश्यकता थी। कौन से टेंस में इस बार हैं हम लोग? सिंपल पास्ट टेंस। आंसर होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ V2 चाहिए तो नीडेड, 2 + V1 चाहिए टू गो आउट। अब आप यहाँ मॉडल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। आप मॉडल की तरह नीड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, अन्य किसी टेंस में नहीं। अन्य टेंस में जो मॉडल मेन वर्ब का तौर तरीका होता है यूज करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, उसके भांति आप इसका प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस नीड अपने फॉर्म को बदलता चला जाएगा। अगर अन्य किसी एक्जुलरी वर्ब की जरूरत हो, जैसे अन्य टेंसों में आपने देखा, उसके अनुसार जो है ना ये आपका बदलता चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी अन्य टेंस में आ जाते हो, जैसे राम को बाहर जाने की आवश्यकता होगी। इस टेंस में है आप सिंपल फ्यूचर टेंस। आंसर होता है राम विल नीड टू गो आउट। बोलिए, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? गुड। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सिस्टम को समझिए। क्योंकि हम जानते हैं कि नीड का प्रयोग जो है ना मॉडल के रूप में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। तो जो भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेक्शन को देखेंगे, वह हम जो भी एग्जांपल लेंगे वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही लेते हैं, क्योंकि अन्य टेंस में तो नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए यहां सेंटेंस होता है, राम को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, पहले मेन वर्ब के रूप में इसको बना लीजिए। राम डज नॉट नीड। जब डू डज डीड का प्रयोग होता है तो V1 होता है, तो पहले ही जान चुके हैं। राम डज नॉट नीड टू गो आउट। और जब मॉडल के तरीका से बनाएंगे तब राम नीड नॉट गो आउट। बस समझ में आ गया?
राम डज नॉट नीड टू गो आउट, राम नीड नॉट टू गो आउट। यानी जब मॉडल के तरीके से इसको बनाइएगा तो नॉट का प्रयोग नीड के बाद होगा, मेन वर्ब के रूप में बनाइएगा तो नॉट का प्रयोग नीड के पहले होगा और उसके अनुसार अन्य ऑक्सिलरी वर्ब का वहां प्रयोग होगा। हालांकि यह घटना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तब, जैसे क्या राम को बाहर जाने की आवश्यकता है। अभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछना। अब यहां भी आप पहले टेंस को देख लीजिए। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं तो सबसे पहले आप मेन वर्ब के तरीके से इसको बना लीजिए। आंसर होता है क्या राम को बाहर जाने की आवश्यकता है। डज राम नीड टू गो आउट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नीड राम गो आउट। यानी कि आप सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग दो तरीके से कर सकते हैं। अन्य किसी भी टेंस में हो तो नीड को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे आप। नीड जिस तरह से मेन वर्ब हम यूज करते हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, अन्य किसी टेंस में टेंस के अनुसार नीड के फॉर्म बदलता चला जाएगा। जिस टेंस में जिस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है वह ऑक्सिलरी वर्ब जो कहते हैं बरकरार रहेगा। अब इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है राम टू गो आउट और आपको ऑप्शन दिया जाता है नीड, नीड्स। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। ध्यान देंगे जब भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग होगा समझेंगे नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूल के अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे, आंसर आपका नीड्स होगा। अगर यह क्वेश्चन ऐसे होता है राम गो आउट और आपको ऑप्शन मिलता है नीड और नीड्स, तो ध्यान देंगे यहाँ जो मेन वर्ब है इसके पहले टू का प्रयोग नहीं है तो आंसर आपके मॉडल के रूप में आएगा जिसका कोई फॉर्म नहीं होता है। तो नीड यहाँ पे भरेंगे, नीड्स वहां पे भरेंगे। एनी डाउट? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे उसे देखिएगा। सीता नीडेड देयर गो और टू गो। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपसे इंफिनिटिव वर्ब में पूछे जाएंगे जब नॉन फाइनाइट को आप डील करेंगे तब। फिलहाल आप यहाँ समझेंगे क्योंकि V1 और 2 प्लस V1 के बारे में हम लोग उस समय से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन के अनुसार आंसर देंगे आप। सीता नीडेड देयर गो या टू गो। अब देखिए नीड के फॉर्म बदल चुका है तो जब ये फॉर्म बदल दिया है तो मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसके बाद हमेशा 2 प्लस V1 के प्रयोग करते हैं, अतः टू गो लिखते हैं। आई डू नॉट नीड हियर। ऑप्शन है कम और टू कम। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ नीड के पहले नॉट का प्रयोग हो गया, इट मींस नीड मेन वर्ब है, अतः इसके बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है आई नीड नॉट हियर कम और टू कम। नाउ सिलेक्ट योर आंसर। तो यहां आप देखिए जब नीड का नॉट का प्रयोग जब नीड के बाद हुआ तो ये मॉडल है और मॉडल है तो इसके बाद सिर्फ V1 का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां देख लीजिए
Select your answer. Need Radha the match. Play or to play. तो यहाँ देखिएगा, जब नीड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा तो यह मॉडल एक्जुलियरी वर्ब होता है। अगर ये मॉडल एक्जुलियरी है तो इसके बाद सिर्फ V1 के प्रयोग करेंगे। नीड राधा प्ले द मैच, यानी कि क्या राधा को मैच खेलने की आवश्यकता है। जैसे देखिएगा, डज राधा नीड द मैच, और सेम ऑप्शन को यहां रख लेते हैं, प्ले और टू प्ले। नाउ सेलेक्ट योर आंसर। गुड। अब देखिए, नीड का प्रयोग राधा के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद है तो ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इनके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। बोलिए, अब तक आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम? आपने नीड के यूज के बारे में समझा, कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसे भी आपने समझा। बस रिवीजन। और देखिए, आपको किसी भी भाषा का या किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना है और उस सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करना है तो दो चीजों को परमानेंट रखेंगे आप अपने पास। वह होता है रेगुलर क्लास, होमवर्क अप टू डेट। आप रेगुलर पढ़ते रहें, वर्क को अपडेट करते रहें, फिर सफलता कोई आपको रोकेगा नहीं, खुद सफलता ही आपको नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगी तो फिर अन्य का तो कोई बात ही नहीं होता है। इसलिए आप रेगुलर अपने क्लासेस से बने रहेंगे, रेगुलर इसका अध्ययन करते रहेंगे। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये तो आप अजीब आप खुद बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ जी, वैसा होता है। ओके, राइट डाउन। का प्रयोग हमारा फाइनल होता है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि नीड का प्रयोग कैसे हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, कैसे मॉडल के रूप में करते हैं। क्योंकि मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में करते हैं, इसलिए इसे सेमी मॉडल एक्जुलियरी वर्ब कहा जाता है। न ये मॉडल के कंप्लीट मॉडल ही है, न कंप्लीट मेन वर्ब ही है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के वजह से। अदरवाइज अन्य टेंस में तो ये कंप्लीट मेन वर्ब है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अब नीड के अन्य यूजेस के बारे में आप जानेंगे जो किसी वस्तु से रिलेटेड होता है। सेकेंड पॉइंट को आप देखिएगा, एक वर्ड होता है चाहिए के अर्थ में किसी अति आवश्यक वस्तु को दर्शाने के लिए। अब यहां से हम लोग नीड के बारे में बातें करते हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है, डेली यूज का हो या कोई वस्तु हो, आवश्यक वस्तु को प्रेजेंट करना होता है तो चाहिए के अर्थ में नीड का प्रयोग किया जाता है। और उस परिस्थिति में नीड का प्रयोग जो है ना मेन वर्ब के रूप में होता है। यहाँ इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वस्तु को दर्शाने के लिए मेन वर्ब के रूप में। कैसे? पहले एक पॉइंट को यहां समझ लीजिए। अर्थात ये जो वर्ड आप देख रहे हैं चाहिए, इसके लिए हम नीड लिखते हैं अति आवश्यक वस्तु। इस वर्ड के लिए वांट का भी प्रयोग करते हैं, आवश्यक वस्तु। इसके लिए हम लोग रिक्वायर का भी प्रयोग करते हैं, आवश्यक व्यक्ति। इसके पहले आप जो है ना शुड का भी प्रयोग कर चुके हैं। इसके लिए
आवश्यक कार्य, ऐसे समझ लीजिए। मस्ट का भी प्रयोग कर चुके हैं, ये तो आप लोग डिटेल्स में पहले ही मॉडल में पढ़ चुके हैं। अति आवश्यक कार्य, और एक होता है ought to। यहां से किसी व्यक्ति के कर्तव्य या नैतिकता को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो हिंदी का वर्ड है ना, चाहिए, यदि किसी सेंटेंस के अंत में चाहिए का प्रयोग होता हो, चाहिए धातु का, तो आप वहां 6 वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये 3 वर्ब ऐसे हैं जिनके प्रयोग एज अ मेन वर्ब होता है इन अ सेंटेंस, चाहिए के अर्थ में। और ये जो 3 वर्ब हैं इनका प्रयोग एज अ मॉडल्स होता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोग शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग जो है ना कर चुके हैं। आपको विशेष फोकस जो है ना यहाँ करना होगा अति आवश्यक वस्तु, जो ऑप्शन लेस होता है। इट मीन्स मान लीजिए एक ऐसी आवश्यक वस्तु जिसके बिना काम ही न चलता हो, उस तरह की वस्तु को जब प्रेजेंट करना होता है इन रिटन और स्पोकन इंग्लिश, तो हम वहां नीड का प्रयोग करते हैं। और जनरल कोई वस्तु हो तो वहां पे वांट का प्रयोग करते हैं। यानी जनरल वस्तु कहने का मतलब हो गया कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है या कोई वस्तु आपको चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो भी बात नहीं बिगड़ता है, लेकिन यह वह वस्तु को इंडिकेट करता है कि अगर नहीं मिला तो तमाशा हो सकता है। उसके बाद रिक्वायर, जब किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता हो, व्यक्ति के रूप में अब किन किन चीजों की आपको आवश्यकता होती है, अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। यह एक वस्तु के कैटेगरी में आता है, अति आवश्यक वस्तु के कैटेगरी में आता है। आंसर रखेंगे आप, he needs food। हालांकि यहाँ पे जो सिस्टम होता है आपका वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, अतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नीड का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 या V5 के रूप में। अब इन चीजों को ऐसे समझ लीजिए, उसे एक छाता चाहिए। क्या चाहिए? छाता। यह भी वस्तु है जो आवश्यक वस्तु के कैटेगरी में आता है। हालांकि छाता न मिले तो कोई खास दिक्कत नहीं होता है, और ऐसे वस्तु को एक्सप्रेस करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आप वांट का प्रयोग करेंगे। ही वांट्स एन अम्ब्रेला। अब इसको देखते हैं, उसे एक नौकर चाहिए। क्या चाहिए? नौकर। ये आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता है उसको, तो यहाँ पे आप रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। ही रिक्वायर्स ए सर्वेंट। अब अकॉर्डिंग टू टेंस फॉर्म को बदल सकते हैं यहाँ पे कि उसे भोजन चाहिए था, उसे भोजन फ्यूचर में भी आप इसको लेकर के जा सकते हैं, तो उसके अनुसार आप फॉर्म बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ना, अगर चाहिए का सेंस होता है और इसके साथ किसी अन्य विभक्तियों का प्रयोग ना हो, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझा कि कब नीड, कब वांट और कब रिक्वायर का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। गुड। आगे रह गया शुड, मस्ट और ought to। तो इसके लिए आप जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देख लीजिए। उसे पढ़ना चाहिए, should read अवश्य पढ़ना चाहिए, must read बड़ों की आदर करना चाहिए, ought to respect the elders वहां हम ought to का प्रयोग करते हैं। यहाँ to मिस था, इसको नोट कर लेंगे। बोलिए, यहाँ तक जो है ना नीड का प्रयोग आपका फाइनल हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब नेक्स्ट मॉडल को आप यहीं पे देख लेते हैं। इसे बोलते हैं डेयर, मतलब होता है साहस करना। जिस तरीका से आपने नीड का प्रयोग किया अकॉर्डिंग टू टेंस,
अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी देयर का प्रयोग भी वैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट देखिएगा, किसी कार्य हेतु सब्जेक्ट की साहस को दर्शाने के लिए, किस काम को करने के लिए कौन व्यक्ति साहस रखता है, अगर उस काम को हम प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, तो वहां पे जो है ना डेयर का प्रयोग किया जाता है। कैसे, एक एग्जांपल रखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वह मैच खेलने की साहस करता है। अब किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। आंसर होता है ही डेयर्स मेन वर्ब के रूप में टू प्ले द मैच। आप इसको मॉडल की तरह से भी बना सकते हैं, ही डेयर प्ले द मैच। यानी यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं तो आप इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने नीड के साथ देखा, ठीक वही प्रोसेस जो है ना डेयर के साथ भी लागू होता है। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यह घटना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में घटित होती है। अन्य टेंस में देख लेते हैं सेम एग्जांपल को। मान लीजिए वह मैच खेलने की साहस करता था। किस टेंस में हैं आप? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का रूल ले लीजिए, ही डेयर्ड टू प्ले द मैच। जैसे वह मैच खेलने की साहस करेगा। किस टेंस में आए आप? सिंपल फ्यूचर। He will dare to play the match. Dare to play, will dare to play। और आप यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी के भांति इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गया कि डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और मॉडल के रूप में कब और कैसे किया जाता है। इससे भी रिलेटेड एक नोट पॉइंट होंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उससे भी हम लोग समझ लेते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं कि डेयर जिस तरह से नीड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक उसी तरह से डेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जहां आपको देखना होता है कि कब इसके बाद 2+V1 का प्रयोग करते हैं और कब V1 का प्रयोग करते हैं, कब डेयर मेन वर्ब के रूप में सेलेक्ट करेंगे और कब डेयर का प्रयोग जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ दीजिएगा। एक पॉइंट को नोट में यहाँ भी हम लोग रख लेते हैं। यहाँ दो वर्ब है, एक का मतलब होता करेज, इसका भी मतलब होता है साहस। यह नाउन है की तरह यूज होता है। अभी आपने जो दूसरा टर्म देखा डेयर, इसका मतलब होता है साहस करना और ये वर्ब के रूप में यूज होते हैं। कैसे? तो जगह के अनुसार एग्जांपल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ एक सेंटेंस रखते हैं हम लोग। वह जाने का साहस करता है। वह जाने का साहस करता है। अगर साहस करता है तो मतलब साहस करना, यह एक वर्ब हो गया और इसे हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे ही डेयर्स टू गो। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे समझिए, उसे जाने की साहस है। उसे साहस है यानी साहस, तो ये नाउन के भांति यूज हो गया। यहां हमारा आंसर हो जाता है ही हैज करेज टू गो। यानी साहस को दर्शाने के लिए कब करेज का प्रयोग करेंगे, कब डेयर का प्रयोग करेंगे, बात समझ में आ गया? ओके। तो हम लोगों ने सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग को समाप्त किया। अब तक जो भी आपने पढ़ा बड़े ही सही तरीके से पढ़े हैं। मॉडल और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब को, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छा से समझ में आई होगी। अगर आप इसका रिवीजन करें, अपने से एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नए वीडियोज होंगे उसका जो भी वीडियो का नया अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के या किसी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना, जो अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता चला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। बस क्लास से नियमित बने रहेंगे, हर एक प्रॉब्लम आपका जो है ना डे बाय डे समाप्त होता चला जाएगा। ओके, राइट डाउन।